Hello everyone, I welcome you all on our YouTube channel, EduWit. Why I am saying this is not just another strategy video? क्योंकि जो जनरली स्ट्रेटजी वीडियो हम लोग देखते हैं उनमें वो जो बात कर रहे होते हैं, जो भी बनाते हैं वीडियो को, वो बुक्स क्या होंगी यूज़ करनी है आपको, मॉक्स कौन सी यूज़ करने हैं आपको, कितनी फ्रिक्वेंटली मॉक्स लगाने हैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ डिस्कस करते हैं। इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उन चीज़ों को लेके जो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और एक्चुअली में जो मैं मानता हूँ जो स्ट्रेटजी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एक करेक्ट माइंडसेट, आपका एक बिलीफ सिस्टम, आपका एक बिलीफ सिस्टम और आपका नेवर गिविंग एटीट्यूड, यानी आपकी एक फाइटिंग स्पिरिट। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका स्ट्रेटजी। तो मेरे हिसाब से स्ट्रेटजी जो है लास्ट स्टेप होनी चाहिए आपकी, यानी आपका जो जब आप जान जाते हैं कि हाँ मुझको यही करना है, बिलीफ सिस्टम आपका डेवलप हो गया, उस बिलीफ सिस्टम से आपका इंकलकेट होगी फाइटिंग स्पिरिट कि यस यू कैन डू इट, और फिर आपकी आएगी स्ट्रेटजी कि मुझे हाउ टू डू इट। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसके लिए मैं जो है माइंडसेट पर, बिलीफ पर, आपकी फाइटिंग स्पिरिट पर फोकस करूंगा और उसके बाद हम स्ट्रेटजी देखेंगे। इसीलिए मैंने बोला है कि ये जस्ट नॉट अनदर स्ट्रेटजी वीडियो। इस पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे, साइकी को अंडरस्टैंड करेंगे हम लोग कि साइकोलॉजिकल हम जो है लेवल पर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर हम लोग जो है बुक्स और रेफरेंसेस तो देखेंगे ही देखेंगे। तो चलिए अब वीडियो को हम आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इज समथिंग अबाउट मी। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपके सामने आएगा भी, उस ऑर्डर पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको बेटर तरीके से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये क्रोनोलॉजिकल, आप इस सबको जो लिखा हुआ है ना उसको इग्नोर कर दीजिए, आप केवल इनको देखिए जो लिखी हुई है बिलीफ। सबसे पहले मैंने बिलीफ को रखा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसके बाद आता है आपका फाइटिंग स्पिरिट। ठीक है, फिर उसके बाद कहीं जाकर आपकी स्ट्रेटजी, यानी आप जब भी स्ट्रेटजी वीडियो देखते हैं ना, एग्जाम का आपने सोचा और आप सीधा जंप करते हैं स्ट्रेटजी की वीडियो पर, तो यानी हम लोग सीधा क्या है, हम लोग सीधा थर्ड स्टेज पर जंप कर रहे हैं, जबकि हमने यहाँ पर और यहाँ पर तो कोई सोचा ही नहीं किसी चीज के बारे में। हम देखते हैं कि अल्टीमेटली बिलीफ और फाइटिंग स्पिरिट क्यों हमारी जो एग्जाम प्रिपरेशन में उसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारा जो एग्जाम है कंपटीशन का, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी एग्जैचुरेट करके बताऊं तो मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे युद्ध पहले होता था, राजा महाराजा होते थे हमारे, तो वो फाइट करते थे, बैटल करते थे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, महाराणा प्रताप में हमारे इतने बड़े राजा थे हमारे, शिवाजी थे। ठीक है, तो ये इतने बड़े महान राजा थे, तो ये लोग कैसे, मतलब इतने बड़े बड़े, जैसे अकबर था उससे फाइट कर गए, इन्होंने फाइट करी महाराणा प्रताप ने, जबकि अकबर का उस टाइम पे अपनी पीक पर था। तो क्यों, मतलब ऐसा हो पाता है कि इतने बड़े, जो इतना छोटा किंगडम होने के बावजूद भी इन्होंने इतने पावरफुल उससे फाइट की। उनके अंदर कहाँ से ये डिटर्मिनेशन आती है, कहाँ से ये बिलीफ आती है। तो मतलब इसमें इस चीज पर मेरा फोकस है कि कैसे इतना बैटल कर पाए। वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनकी जो बिलीफ सिस्टम था ना वो बहुत स्ट्रांग था। महाराणा प्रताप हो या तुम्हारे कोई भी बड़े बड़े जो रूलर्स रहे हमारे, उनका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके बाद क्या था, इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होने के बाद उनके अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट थी। इस बिलीफ सिस्टम से उनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आई। फाइटिंग स्पिरिट आई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये फैसला किया कि हाँ वी विल फाइट। जब उन्होंने ये फैसला कर लिया ना कि हाँ कि वो फाइट करेंगे, उसके बाद कहीं जाके उनको इंपॉर्टेंस नजर आई स्ट्रेटजी की। जब आप स्ट्रेटजी बना लीजिए लेकिन आपके अंदर अगर बिलीफ ही नहीं है, उससे कोई फाइटिंग स्पिरिट ही नहीं जनरेट होगी, तो आप स्ट्रेटजी का कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। समझ रहे हैं आप बात को। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके अंदर बिलीफ हो। जब वो बिलीफ आएगी ना, तो बिलीफ से आपके अंदर आएगी फाइटिंग स्पिरिट, और जैसे ही आपके अंदर फाइटिंग स्पिरिट आ जाएगी कि आपको लगेगा कि हाँ ये वर्थ है फाइटिंग, और मैं ये फाइट कर सकता हूँ और मैं इसमें जीत सकता हूँ, मैं इसको एक्वायर कर सकता हूँ, कन्क्वर कर सकता हूँ, तब आप फाइटिंग स्पिरिट के बाद देखेंगे कि कैसे करूँ, कैसे किया जाए, तो आप इसके लिए स्ट्रेटजी देखेंगे। समझ रहे हैं बात को। आपने कभी कुछ ऐसा देखा है, कभी कोई ऐसा केस देखा हो राजा का जो पहले ही हार मान चुका हो और उसके बाद भी वो युद्ध में लड़ने के लिए कूदा हो? ऐसा कभी नहीं होता। या तो वो संधि कर लेते हैं कोई, या फिर वो सीधा का सीधा एक्वायर कर लेते हैं जो दूसरा राजा होता है, पहले राजा को। समझ रहे हैं आप। तो इसकी वजह से बिलीफ, फाइटिंग स्पिरिट और आपकी स्ट्रेटजी लास्ट में आती है। आपके लोगों के साथ, हम लोगों के साथ क्या है, हम लोगों के साथ जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो आती है कि हम लोगों के अंदर बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं हुआ हमारा अच्छे तरीके से अभी,
और उसके बाद जो मेजोरिटी के साथ हम लोग जो प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम अच्छे से डेवलप होता नहीं है, फाइटिंग स्पिरिट आती नहीं है हमारे पास। और हम लोग क्या है, हम स्ट्रेटेजीज की वीडियोस देखते रहते हैं बार बार कि कैसे करें प्रिपेयर। और जबकि स्ट्रेटेजी की वीडियो में कुछ भी खास नहीं है, वो 5 बुक्स है वही पढ़नी है आपको, मॉक्स लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, सबको पता है ये बात। अगर इनकेस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहा है तो उसका समझ में आता है, दूसरी बार तीसरी बार देख रहा समझ में आता है, लेकिन ओवर द ईयर्स हम लोग यही देखते रहते हैं, लोग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते रहते हैं। उनको क्योंकि बिलीफ की कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, वो सेल्फ डाउट कर रहे होते हैं अपने ऊपर। तो हम लोग इस वीडियो में यही देखने वाले हैं कि कैसे मतलब इस जो क्रोनोलॉजी इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करके और बेटर तरीके से मतलब आप अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। चलिए, तो मैंने ये चीज बता दी कि जो हमारी मेनली जो प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है, हमारा माइंड सेट प्रॉपर नहीं हो पाता। और वंस हमारी बिलीफ सिस्टम अच्छा हो गया ना, हमारा माइंड सेट डेवलप हो गया, उसके बाद आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है ना वो अपने आप इनकलकेट हो जाएगी। और फिर आप क्या हो जाएंगे, फिर आप 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ मुझे करना है तो यही करना है। फिर आप जो है इधर उधर डिलेमा की सिचुएशन में नहीं रहेंगे। और फिर क्या है, उसके बाद आता है लास्ट में आपका क्रोनोलॉजी का बेसिक। एसएससी के लिए मैं बेसिक बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जो भी 3 साल 4 साल से इस एसएससी की प्रिपरेशन में है, 2 साल से 1 साल से, वो सबको पता है कि कौन कौन सी बुक फॉलो करनी है, उनको कितने मॉक्स लगाने हैं और कौन कौन से फेमस प्लेटफॉर्म से जहाँ से मॉक्स लगाने हैं। तो स्ट्रेटेजी की जो सोर्सेस है ना, उनमें कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। और वो मैं इस वीडियो के लास्ट में भी कवर करूँगा, इनकेस अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं, हाँ तो मैं इसी चीज को बोल रहा था कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जब हम लोग जब स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते हैं ना, तो बैक ऑफ द माइंड हम लोग स्ट्रेटेजी नहीं, हम लोग कहीं ना कहीं बिलीफ सेल्फ डाउट में होते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमें सामने वाला जो भी बोल रहा है ना एजुकेटर, वो हमें कैसे भी करके ये बोल दे कि हाँ तुम कर सकते हो, यस यू कैन डू इट। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है हमको, ये हमारे अंदर खुद होना चाहिए ना। कि अगर मैंने कोई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की सोची है तो मैं खुद अपने अंदर इस फीलिंग को क्यों नहीं जनरेट कर पाता कि आई कैन डू इट। तो इस चीज को टैकल करने के लिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। सो वाई दिस हैपन्स, कि हम लोग क्यों इतने सेल्फ डाउट में होते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को इतना सेल्फ डाउट आता है प्रिपरेशन के फेज में कि हमको लगता है कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नो डाउट कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ये केवल आप ही की केस में नहीं होता, ये मोस्टली हर किसी को सेल्फ डाउट रहता है। तो उसी को देखना है कि हम कैसे टैकल कर सकते हैं। और उसको टैकल कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हमको एक मतलब हमको प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत क्यों है, इसको भी देखेंगे कि हम प्रॉपर माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में है क्या ना, जब भी आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं या फिर आप जो अपने दोस्तों के बीच में भी हैं या फिर आप फैमिली मेंबर्स के पास गए गई, तो या फिर आपके नेबर्स होते हैं, कोई अननोन लोग भी होते हैं जो आप अच्छे तरीके से नहीं जानते, तो आपको जज करते हैं अलग अलग तरीकों से। जैसे कि आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो लोग क्या बोलेंगे ये तो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से है, इसने तो 10th के बाद मैथ पढ़ाई नहीं है, ये कैसे सक्सेसफुल होगा, ये कैसे क्लियर कर पाएगा क्वांट सेक्शन को, आजकल तो कंपटीशन इतना हाई है ना, ऐसी बातें बोलते हैं। फिर कोई आपको बोलेगा कि इसने तो सिंपल ग्रेजुएशन की हुई है, बीए और बीएससी किया हुआ है। कोई वो बोलेंगे कि आप तो बीटेक के स्टूडेंट बहुत आते हैं, एमबीए किए हुए स्टूडेंट आते हैं, बीकॉम वाले आते हैं, तो वो लोग तो आपसे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, आपका तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस तरीके की बातें बोलते हैं लोग। फिर कोई आपसे बोलेगा कि आपने तो पहले भी अटेम्प्ट दे चुके हैं 2-3, जिसका क्लियर होना होता है ना पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, और जिसका नहीं होता वो फिर कितनी जिंदगी भर देता रहे, उसका क्लियर ही नहीं होता लाइफ लॉन्ग। और आजकल का सिनेरियो क्या है कि आजकल जो एजुकेशन है वो बिजनेस बन चुका है। मोस्ट ऑफ द टीचर 99% टीचर बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनमें से फिर भी कुछ होते हैं जो बहुत ही रेयरली मतलब होते हैं, लेकिन वो होते जरूर है। वो क्या करते हैं, वो फियर फैलाते हैं, बच्चों में डर फैलाते हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हमारे पास आओ तो हम तुम्हारा सिलेक्शन करा देंगे। लेकिन सिलेक्शन तो स्टूडेंट को खुद ही लेना है, बस गाइडेंस की जरूरत होती है उसको। तो इस तरीके की सिचुएशन होती है। और फिर क्या होता है, आप कुछ नहीं मिला उनको तो बोल देंगे कि आपकी जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि आपका तो एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत एवरेज रहा है, आपका तो ऐसा कोई लैंडमार्क ही नहीं है, आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट ही नहीं किया कि हाँ कि कह सको कि आप तो बहुत ब्रिलियंट है और आप तो एग्जाम निकाल ही देंगे। तो इस तरीके की कुछ ना जनरल एग्जांपल्स, मतलब एक जनरल इंस्टेंसेस मिलते हैं हम लोगों को अपनी जब भी देखते हैं स्टूडेंट्स को, दूसरों को, या फिर हमारी लाइफ में भी ऐसे हुए होते हैं कि हर कोई हमारे ऊपर एक अपनी ओपिनियन इंपोज कर रहा होता है, जिसके थ्रू हम लोग सेल्फ डाउट की सिचुएशन में चले जाते हैं। और हम लोग जो है क्या करते हैं, फिर बार बार स्ट्रेटेजी की वीडियो देख रहे हैं, फिर मोटिवेशनल स्पीकर के पास जा रहे हैं। तो हम लोग को क्यों क्यों हम लोग को मतलब ये ओपिनियन जो है इतनी ज्यादा हावी हो जाती है हमारे ऊपर, और कैसे हम लोग जो है एक प्रॉपर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। हाँ, तो वही हमारा नेक्स्ट हुआ कि हम कैसे प्रॉपर माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास सेल्फ डाउट क्यों आ रहा है, ये सब सिनेरियोस होते हैं, लोग हमसे इस तरीके से ऑब्जेक्शंस वो करते हैं, तो हम लोगों के ऊपर सेल्फ डाउट आ जाता है। लेकिन हम कैसे प्रॉपर माइंडसेट के साथ इस सेल्फ डाउट को चैलेंज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना,
आपको ना कोई भी चीज ना, कोई भी थॉट हो, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पैसिवली नहीं लेना। पैसिवली का मतलब है कि बिना सोचे बिना प्रोसेस करे किसी भी थॉट को एक्सेप्ट नहीं कर लेना, और उसको जो है उसको कन्विंस नहीं हो जाना। जैसे कि आपसे किसी ने बोल दिया ना कि आपकी तो सिंपल ग्रेजुएशन है, तो आप जो है नहीं क्लियर कर सकते, तो आपके अंदर ही अपने से रीजनिंग आनी चाहिए कि एसएससी ने क्या कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है कि ये ग्रेजुएशन का बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है कि दूसरी ग्रेजुएशन का बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है। उन्होंने मुश्किल से 40 पोस्ट होती है, अराउंड 45 पोस्ट होती है टोटल, उनमें से मुश्किल से एक या दो पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए उन्होंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, क्योंकि वो इसके लिए बताया हुआ है क्योंकि वो स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए उस पोस्ट पे काम करने के लिए, इसलिए उन्होंने बोला हुआ है कि आपको जो है इसी ग्रेजुएशन में होना चाहिए पर्टिकुलर। बाकी 99% जो पोस्ट है वो आप सब लोग एलिजिबल है उसके लिए, कोई सी भी ग्रेजुएशन की हो आपने, बस ग्रेजुएशन की हो। सीजीएल के केस में ऐसी, सीएचएसएल हो आपका, एमटीएस हो या फिर बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में कहीं पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो फिर आपके दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा इस चीज को समझ लेना चाहिए कि जो इंसान मेहनत करेगा, जो एफर्ट्स डालेगा और जो ऑनेस्टली एफर्ट करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, चाहे वो बीटेक किया हो, चाहे एमबीए किया हो, चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या ग्रेजुएशन उसने की हुई है, इस आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल मैटर करेगी तो वो है मेहनत जो उसने उस कंपटीशन एग्जाम के लिए डेडिकेटेड होकर करी होगी। ठीक है, तो आपको इस थॉट को इस तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन के साथ हमेशा और वो करना होता है, नगलिफाई करना होता है। ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट था, यही मैं बता रहा था आपको कि एसएससी ने कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, या फिर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने या फिर जो भी कमीशन होती है जो एग्जाम कराती है, उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये जो है बेटर है या वो है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि लोग अपनी जो ईगो होती है ना, अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बीटेक किया हुआ है, तो मैं क्या है मैं बोलूंगा कि बीटेक वाला बंदा तो ज्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। बीटेक वाला बंदा बेटर होता है ये कैसे बोल सकते हो आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में तो ऑब्वियस सी बात है जो बीटेक वाला वही चाहेगा, लेकिन यहाँ इन एग्जाम से तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो लोग क्या होता है, लोग अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स पास करते हैं और आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो आपको कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं आना है, आपको हमेशा हर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना लॉजिकली और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है। फिर क्या होता है आपका, अच्छा ये एक इंपॉर्टेंट चीज है प्रॉपर माइंड से डेवलप करने के लिए, कि आप जैसे पीजी में रह रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, या फिर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, वहां प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको जो है हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड रहना है। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। आपके पेरेंट्स हैं, आपके कजिन्स होंगे, सिस्टर्स ब्रदर्स सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके, आपको हमेशा ऐसे लोग ही चुनने जो पॉजिटिव हों, खुद भी मोटिवेट रहें और सामने वाले को भी मोटिवेट करें। ठीक है, और अगर आपको, वैसे तो ऐसा होता नहीं कभी भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको लगता है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे या फिर आपको जो है एक अच्छा सा एक पॉजिटिव और एक एंथुसियास्टिक वो बनाए, माहौल बनाए आपके लिए, तो आप क्या कीजिए ना, आप किसी की कंपनी मत लीजिए। इससे अच्छा है कि आप अकेले रहिए, मोटिवेशनल स्पीकर सुन लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिए अच्छी, जिससे, क्योंकि जो नेगेटिव इंसान होगा ना वो आपको बहुत ज्यादा हार्म करेगा। इससे अच्छा है कि आप जो अकेले रहिए। ठीक है ना, और इसीलिए मैंने बोला है कि यहाँ पे एक्सटेंड योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल। जो नेगेटिव, जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं ना, नकारात्मक सोच के जो व्यक्ति होते हैं, उनसे हमेशा आपको दूरी बना के रखनी है। वो खुद भी कुछ नहीं करेंगे लाइफ में और आपको भी कुछ नहीं करने देंगे। अच्छा, फिर क्या होता है, बी रेस्पॉन्सिबल टू योर डिसीजंस। एक्चुअली में होता क्या है ना कि हम लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं कि एसएससी में तो करप्शन बहुत ज्यादा है, और फिर हम लोग बोलते हैं कि जो है इतना डिले होता है प्रोसेस, इसमें तो जो है रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, फिर इसमें जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो लोग रीअपियर होते रहते हैं, हम इस तरीके के एक्सक्यूजेस देते हैं। ये सारी चीजें हैं और इनका लिमिटेड स्कोप, एक लिमिटेड इफेक्ट भी पड़ता है, लेकिन आपको जो है ये चीजें पहले से पता थी, आपको पता था ना पहले से कि करप्शन है कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें, और रिपीटेड कैंडिडेट्स बार बार एग्जाम देते हैं, ये आपको पता था ना। ऐसा तो था नहीं कि ऑल ऑफ अ सडन ये चीज हुई है, इसके बावजूद भी आप आए ना प्रिपरेशन में, तो आप इन चीजों को एक्सक्यूज के तौर पर यूज में लाएं। अगर आपने ये डिसीजन ले लिया तो आप इसके लिए स्टैंड बाई रहें और कहें कि हाँ ये एडवर्स सिचुएशन है, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं इनको ओवरकम करूंगा, आई शैल ओवरकम दीज चैलेंजेस। ठीक है ना, तो आपका ये एटीट्यूड होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि हाँ, फिर ये है कि डोंट विक्टिमाइज योरसेल्फ। ये क्या है, ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। हम लोग कई बार इस चीज को लेके इतने केयरफुल नहीं हो पाते, बट अनजाने में ही हम लोग अपने आप को विक्टिमाइज करने लगते हैं कि मैंने तो सिंपल ग्रेजुएशन की है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो 10th के बाद मैथ ही नहीं पढ़ा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, मुझे जो है पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। इस तरीके की कंडीशनिंग करने लगते हैं इंसान अपने आप में। क्योंकि क्या है ना कि जो विक्टिमाइज करने का जो तरीका है ना, ये बहुत ही सेफ ऑप्शन है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी नहीं जाना और आप अपने आप को कन्विंस भी कर लेते हो कि आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहे अपनी लाइफ में।
तो कभी भी अपने आप को बेचारा मत समझो, हमेशा फाइट करो, जो भी सिचुएशन हो, कैसी भी सर्कमस्टांसेस हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ फाइट करो। एक वो है ना कि इफ यू कैन नॉट फ्लाई देन रन, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो। इफ यू कैन नॉट रन देन यू शुड वॉक, अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो। इफ यू कैन नॉट वॉक देन क्रॉल, अगर आप चल भी नहीं सकते तो कम से कम क्रॉल तो करो, रेंगो अपनी जगह पर। समझ रहे हैं ना? तो जहां भी स्थिति में, जैसी भी सिचुएशन में आप हैं, आप कम से कम अपनी जो सिचुएशन है उसको इम्प्रोवाइज कीजिए, कैसी भी सिचुएशन हो आपकी, कैसी भी कंडीशन हो। ठीक है। और ये लास्ट में जो है क्या है कि कोई भी आसान रास्ता मत ढूंढो। आप जो है जब आप ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं, आपके चैलेंजेस होते हैं, उनको ओवरकम करेंगे, तभी आप जो रियल सक्सेस को गेन कर पाएंगे। तो इसी के लिए मैंने क्या था, मैं एक सक्सेस स्टोरी पढ़ रहा था माइकल जॉर्डन की, तो उनमें उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये जो है बहुत ही, माइकल जॉर्डन को अगर आपको नहीं पता तो जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, वैसे ही बास्केटबॉल के एक बहुत ही ज़्यादा महानतम खिलाड़ियों में से है माइकल जॉर्डन। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से थे। क्या हुआ था कि जब ये हो गए 12 साल के या 15 साल के होंगे, ये इनकी उम्र बहुत कम थी उस समय, तो इनके पिता आते हैं इनके पास और कहते हैं, एक पुराना सा यूज कपड़ा लेके आते हैं इनके पास और बोलते हैं, एक शर्ट टाइप की होती है बहुत पुरानी, और कहते हैं कि ये किसकी कीमत कितनी होगी, तो ये कहते हैं $1 के अराउंड होगी। तो कहते हैं जाओ और इसको मार्केट में $2 में बेच कर आओ। तो माइकल जॉर्डन क्या करते हैं, उसको अच्छे से धोते हैं, साफ करते हैं, और आयरन करने के लिए इनके पास आयरन नहीं थी प्रेस करने के लिए, तो इन्होंने जो है क्या किया, जो कपड़े होते हैं ना, जो पाइल्ड अप होते हैं कपड़े, उनके नीचे रख दी, जिससे कि क्या हो गया, उसकी जो है क्रीज बन गई। और फिर नेक्स्ट डे गए मार्केट में और उसको जो है सेल कराए। फिर कुछ दिनों के बाद उसके इनके जो फादर हैं वो इनके पास फिर आए, उन्होंने कहा कि उसी कपड़े को, ऐसा ही ये कपड़ा, कहा कि इस बार इस कपड़े को $20 में बेच कर आओ। तो कैन यू इमेजिन कि $1 का कपड़ा वो $20 में कैसे बेच सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस चैलेंज को भी लिया। तो इस चैलेंज को कैसे लिया, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी थी, उनके अभी तक इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, उनके पास बिलीफ थी। जब उनके पास बिलीफ आई ना, और फिर उसके बाद फाइटिंग स्पिरिट आई, उसके बाद स्ट्रेटेजी आई। और क्या स्ट्रेटेजी आई, उसके बाद उनके पास स्ट्रेटेजी ये आई कि उन्होंने अपने दोस्त की हेल्प के साथ से वो गए सिटी में, वहां पर उन्होंने मिक्की माउस का स्टिकर लगाया अपनी उस शर्ट के ऊपर, और एक जो रिच स्टूडेंट जो बच्चे होते हैं जहाँ पढ़ते हैं कन्वेंट स्कूल्स वगैरह में, वहाँ पर गए, और उन्होंने जो है जैसे ही वहाँ पर उसको अपने वो प्रेजेंट किया, उसके साथ टी शर्ट ले लो आप, सेल की उसको, तो वहाँ पर एक बच्चा था, उसने जो है क्या किया, अपने पेरेंट्स से जिद की और वो जो टी शर्ट है वो बाय कर ली। और ना कि वो टी शर्ट बाय की, बल्कि उसके जो पिता है उन्होंने उस बच्चे को, जो माइकल जॉर्डन है, इसको $5 की टिप भी दी। तो समझ कहाँ $1 की वो कपड़ा था और कहाँ वो $25 उसे अर्न करिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद हुआ था, उनके पिता एक और बार आए उनके पास, माइकल जॉर्डन के पास, उसी एज में, और उनसे बोलते हैं कि अच्छा ये कपड़ा जो है ना, इसको तुम इस बार $200 में बेच कर आओ। यानी पहले तो $1 से $2 बोला, फिर $1 से आपको जो है $20 बनाने के लिए बोला, अब $1 से $200 के लिए बोला। लेकिन यहाँ पे भी माइकल जॉर्डन को बिलीव थी अपने ऊपर, तो वो उन्होंने क्या किया, अभी भी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है उनके पास। समझ रहे हैं आप इंपॉर्टेंस? आप क्या देखते हैं, आप सीधी स्ट्रेटेजी की वीडियो देखते हैं, बिलीफ नहीं होती आपके पास। लेकिन अगर बिलीफ है आपके पास तो स्ट्रेटेजी तो आप बना ही लेंगे। ठीक है ना? तो उनके पास बिलीफ थी, इसलिए वो क्या करते हैं, वो शहर जाते हैं, वो ढूंढते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ को। उनको ये पता था मैं कर सकता हूँ, लेकिन कैसे कर सकता हूँ ये ढूंढते हैं वो। तो उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस आई हुई है हॉलीवुड की, तो वो कैसे भी करके सिक्योरिटी से बच के और उसके पास जाते हैं वहाँ पर, और उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप जो है एक ऑटोग्राफ दे दीजिए इस पर। तो वो जो है वहाँ पर ऑटोग्राफ देती है, और वो नेक्स्ट डे वहाँ पर जो है सेल लगा देते हैं कि आपको जो है अगर इस एक्ट्रेस की ऑटोग्राफ्ड टी शर्ट चाहिए, शर्ट चाहिए, तो आप जो है $200 पे कीजिए। वहाँ पर जो लोग आ जाते हैं वो $200 पे करते हैं और टी शर्ट को दे देते हैं। तो वो क्या, $1 की शर्ट से $200 अर्न कर लिए उन्होंने। आप समझ रहे हैं? तो ये गेम होता है माइंडसेट का, प्रॉपर एटीट्यूड का, आपकी जो प्रॉपर बिलीफ सिस्टम है उसका, और जो फाइटिंग स्पिरिट होती है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं लेता है हंटर एंड प्रे का। तो होता क्या है कि जैसे अभी तो क्या है, इंसान जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो जो जानवर वगैरह को अगर वो हंटिंग के लिए जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक सिचुएशन होती है एक तरीके से जानवर के लिए, क्योंकि इस पर तो गन भी होती है, इस पर तो एडवांस वेपन्स है ना। लेकिन क्या था, एक टाइम पर कंपेरेबल होते थे दोनों, इंसान भी और जानवर भी। लेकिन उस टाइम पर भी इंसान जो है कैसे हंट कर लेता था, कैसे जो है शिकार बना लेता था इसको। तो इसके लिए ना अभी एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, तो मैं उसी का रेफरेंस से बता रहा हूँ आपको कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कैसे इंपॉर्टेंट होता है, जो शिकार होता है ना और जो शिकारी होता है, तो शिकार का जो माइंडसेट होता है, शिकारी का जो माइंडसेट होता है वो अटैक का होता है। वो हमेशा क्या होता है, फ्रंट फुट पर
क्रिकेट में होता है ना फ्रंट फुट, वो हमेशा फ्रंट फुट पर होता है। और जो शिकार होता है, शिकार जो जिसका कि जो प्रे है, जो शिकार है, उसका जो है क्या है, वो बैक फुट पर होता है, वो कहीं ना कहीं डिफेंसिव होता है, तो वो बच रहा होता है। इसीलिए इसमें बोला जाता है कि जो शिकारी होता है ना, उसको केवल एक बार किस्मत का सहारा चाहिए। जैसे ही एक बार उसका लक उसके साथ हो गया ना, वो जो है शिकार कर जाए, शिकारी को मार देगा, जो शिकार है उसको मार देगा। लेकिन जो शिकार होता है उसको क्या बोला जाता है, शिकार के लिए बोला जाता है कि उसको हर बार किस्मत की जरूरत है, हर बार उसको लक का साथ चाहिए। अगर एक बार भी लक साथ नहीं देगा तो वो जो मारा जाएगा। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपको लाइफ में शिकार करना है या फिर शिकारी बनना है, या फिर आपको शिकार बनना है, आपको हंटर बनना है या फिर आपको प्रे बनना है। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। आई होप आपको इन दोनों स्टोरी से समझ में आ गया होगा। जो हंटर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, उसका माइंडसेट होता है अटैकिंग। उसको अटैकिंग इन द सेंस कि फ्रंट फुट पे खेलता है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और उसको जो है एक बार लक की जरूरत होती है। अगर एक बार किस्मत ने साथ दे दिया तो वो क्या कर जाएगा, वो अटैक कर देगा और जो प्रे है वो मारा जाएगा। लेकिन जो प्रे होता है, जो शिकार होता है, वो क्या होता है, वो हमेशा बचता रहता है। बचने का एटीट्यूड जो होता है वो क्या है, वो प्रे का एटीट्यूड है, तो वो क्या है, वो बचता रहता है। और आखिरी में क्या होता है, वो मारा जाता है। एक बार किस्मत का चाहिए थी, क्योंकि इसको तो, और प्रे को तो हर बार किस्मत का सहारा चाहिए था, वो नहीं मिलता। ठीक है। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है ना, इस तरीके से आप रेफर कीजिए कि हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की। अच्छा, तो अब क्या है, ये तो हो गया प्रॉपर माइंडसेट की बात, कैसे आपको मतलब एटीट्यूड डेवलप करना है वो सब। अब हम करते हैं जो हमारी स्ट्रेटेजी है ना, क्या होनी चाहिए और क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होता है हमारा। जो भी क्वाइट सेक्शन होता है हमारा, एसएससी, रेलवे या बैंकिंग या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं उनमें जो पूछे जाते हैं, जो क्वाइट सेक्शन पूछा जाता है, उसके लिए हम कैसे टैकल कर सकते हैं। मेनली एसएससी और रेलवे के लिए ही है, क्योंकि मेरे को उन्हीं एग्जाम्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो क्या है, देखिए इसको हम लोग देखते हैं प्रॉपर तरीके से। देखिए सबसे पहले तो अगर आपने बेसिक्स वगैरह बिल्कुल नहीं कवर किया हुआ, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, ऑफलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, जैसे भी एज पर योर कंफर्ट जोन आप एक कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। फिर कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, और कोचिंग ज्वाइन में जैसे ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, तो आप यूट्यूब पे जाके उनके डेमो लेक्चर देख सकते हैं। जो भी टीचर को आप ज्वाइन कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 5 to 7 टीचर्स को देखिए जो आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी लग रही हो, तो या तो ऑफलाइन कोचिंग ले लीजिए उनसे, या फिर ऑनलाइन कोचिंग ले लीजिए, या फिर आपके लोकल में कोई कोचिंग अवेलेबल है तो ले लीजिए। क्योंकि क्या है ना, जब आप कोचिंग ले लेंगे ना, तो आपको कंपाइल्ड कंसोलिडेटेड फॉर्म में सारे क्वेश्चन मतलब मटेरियल मिल जाएगा। और जो है, अगर आप कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप जो है ऑनलाइन कंटेंट बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पर बहुत कंटेंट अवेलेबल है। आपको जो टॉपिक समझना है आप वो टॉपिक सर्च कीजिए, और आपको जो उसमें नंबर ऑफ टीचर्स आ जाएंगे, फिर आपको जो भी टीचर्स का पढ़ाया हुआ समझ में आता है वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक सर्च कीजिए। अगर उसी का समझ में आ रहा है तो उसी टीचर से पढ़िए, वरना कोई टीचर चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है ना, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है यूट्यूब पर। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, मैं इसके लिए बोलता हूँ टीचर से पढ़ने के लिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो अप्रोच होती है ना, वो हमारी जो स्कूल वाली अप्रोच होती है ना, उनसे बिल्कुल अलग होती है। तो अगर आप डायरेक्ट बुक वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको वो अप्रोच पकड़ने में दिक्कत होगी। अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको क्या है, वो अप्रोच समझ में नहीं आएगी। तो इसकी वजह से बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो आप कोचिंग वगैरह करिए। अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आपको कुछ जरूरत नहीं है, फिर तो आप सीधा राकेश यादव सर के नोट्स करिए, जो क्लास नोट्स आते हैं। और जो है, और अगर आपको उनमें दिक्कत आ रही है तो आप 10th तक की एनसीईआरटी की बुक्स भी कर सकते हैं मैथ्स वगैरह के लिए। ठीक है ना। और लेकिन जनरली आपको ये नोट्स वगैरह से इससे सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको बेसिक क्लियर है तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है। जब आपने एक बार अपने बेसिक जो है ब्रशअप कर लिए ना अच्छे तरीके से, तो फिर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह इन सब पे भी जंप कर सकते हैं। वैसे तो जब आप टीचर्स वगैरह से पढ़ेंगे ना, तो उन लोगों के जो कंटेंट होता है उसमें ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है। तो जिससे पहले मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जंप करूँ, मैं यहाँ पर एक टिप देना चाहता हूँ जो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो ये है कि ऑलवेज फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फॉलोड बाय शॉर्टकट। क्या होता है ना कि आजकल के जो एग्जाम्स है ना, वो बहुत ही डायनेमिक्स होते जा रहे हैं, बहुत ही डायनेमिक होते जा रहे हैं। तो आप केवल शॉर्टकट के पीछे मत पड़िए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, और फिर उसके बाद जो उसका डायरेक्ट मेथड है उसको सीखिए। आपको दोनों चीज़ों की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर जानते हैं कि कहाँ पे जो शॉर्टकट है वो फेल कर जाएगा, और वो उसी चीज़ को, उसी केस को क्वेश्चन में देते हैं, और वहाँ पर जो शॉर्टकट वाले बच्चा होता है ना, जिसको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो फंस जाता है। तो मेरा यही सजेशन है आपको कि आप जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाइए, और जो प्रैक्टिस करनी है वो शॉर्ट मेथड से कीजिए। बैक ऑफ द माइंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए। अच्छा, आपको बेसिक क्लियर हो गया यहाँ से, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप किरण पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन कंपाइल्ड होते हैं।
वो ले सकते हैं, या फिर आप राकेश यादव सर की बुक आती है 7300, राकेश यादव पब्लिकेशन की बुक आती है, तो रेड कलर का इसका कवर रहता है, तो आप ये भी ले सकते हैं। दोनों में से दोनों सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। उसके अलावा क्या है, अगर आप ये बुक से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना अगर आप बुक नहीं लेना चाहते ना, तो इसका एक और तरीका होता है कि गूगल पे या फिर ऑनलाइन ना पीडीएफ सारी अवेलेबल है, जितने भी एग्जाम होते हैं सबकी पीडीएफ अवेलेबल होती हैं। तो आप क्या कीजिए, जैसे आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एसएससी आपको 2020 एसएससी देना है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए 2019 एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं ना, उन सबकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और सारी के सारी 2019 के क्वेश्चंस लगा लीजिए। और आपको कोई क्वेश्चन है जो अटकता है, कोई समझ में नहीं आया, तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, जहाँ पर जो है डाउट क्लियर करते हैं बच्चे, जो है वो ऐड होते हैं उन ग्रुप्स में टेलीग्राम में। आप एसएससी ग्रुप्स करके सर्च करेंगे, या फिर आप जो है डाउट क्वांट डाउट, मैथ डाउट, गवर्नमेंट जॉब्स मैथ, इस तरीके से सर्च करके आप देखेंगे ना, तो आपको काफ़ी ग्रुप मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और लोगों की भी हेल्प करिए और लोग भी आपकी हेल्प करेंगे, तो म्यूचुअल चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप जो अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपने जो है क्या किया, 90, अगर आप से 20 वाला एग्जाम दे रहे हैं तो आपने 19 वाले क्वेश्चन लगा लिए सारे। आपने सीजीएल दे रहे हैं तो आप जो है एमटीएस भी, सीएचएसएल भी लगा लीजिए, और आप जो है सीपीओ भी लगा लीजिए, स्टेनोग्राफर भी लगा लीजिए, और जो सिलेक्शन पोस्ट आता है वो भी लगा लीजिए, और टाइम मिलता है तो एमटीएस का भी लगा लीजिए। वैसे एमटीएस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऊपर वाले लगा लेंगे तो उनसे भी कवर हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम पे फोकस देना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना वो आपको सॉल्व करने हैं। 19 तक आपने लगा ली, तो फिर आप क्या कीजिए, आप 18 लगा लीजिए, 18 जो 18 2018 को आए, फिर 2017 को आए, फिर 2016 को आए। अगर आप 5 साल के लगा लेते हैं ना, रिसेंट 5 ईयर्स के, तो मुझको लगता है वो सफिशियंट है, ठीक है। तो आपको कहाँ से, ये मैं बताई चुका, आपको पीडीएफ कहाँ से मिल सकती है, टेलीग्राम से वगैरह से मिल सकती है, या फिर क्यू मैथ का भी चैनल है, आप या तो क्यू मैथ को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप सीधा गूगल कर दीजिए कि आपको प्रीवियस ईयर चाहिए, कि आपको एसएससी सीजीएल 2018 टीयर 1 क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको सारी की सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी वहाँ पे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये हमारा देखिए यहाँ पे तो हमने बेसिक अपना क्लियर कर लिया अच्छे तरीके से। फिर हमने क्या किया, फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ कि बेसिक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस सॉल्व क्वेश्चन बाय डायरेक्ट अप्रोचेस। हाँ, कि मतलब जैसे मैं यहाँ पे कह रहा था ना कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है, वो सही है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कीजिए, लेकिन आपको जो सॉल्व करना है वो डायरेक्ट अप्रोच से ही ज़्यादा सॉल्व करना है। एक्चुअली में होता क्या है ना, कि आपने कोई क्वेश्चन देखा, फिर आपने क्या किया, सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए ना लॉन्ग मेथड से किया, और फिर उसके बाद शॉर्ट मेथड से किया। तो होता क्या है ना, कि ये आपकी रिएक्शन बन जाती है, कि आप जब भी पेपर में भी क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आप सबसे लॉन्ग मेथड से करने लग जाएंगे उसको, तो इसकी वजह से आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो आप सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को अटैक कीजिए डायरेक्ट अप्रोच के साथ, और उसके बाद डायरेक्ट अप्रोच के बाद चाहे आप उसको लॉन्ग मेथड से करके देख सकते हैं कि हाँ मुझे आता है कि नहीं आता, या फिर ओरली करके देख सकते हैं कि हाँ यहाँ से मैं ये वैल्यू निकालूंगा, फिर उससे ये वैल्यू डालूंगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको लॉन्ग मेथड से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई की बात। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी आपको सारी क्लैरिटी समझ में आ गई, कैसे कैसे अप्रोच करना है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आपके सारे अच्छे से कवर हो जाते हैं ना, 5 ईयर 6 ईयर 5 ईयर 6 ईयर्स तक आपने कवर कर लिए, तो फिर आती है मॉक्स की इंपॉर्टेंस। मॉक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप जब जैसे जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कोचिंग में कर रहे हैं, तो आपने क्या है, आपने 40% 50% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। आपने मान लीजिए 40% 50% भी नहीं ना, आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया मैथ का, ठीक, आपने परसेंटेज कंप्लीट कर लिया। तो आप क्या कीजिए, परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट कर लिया ना आपने, तो आप जो है उसको टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। उसका जो क्विज होती है, टॉपिक वाइज क्विज अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर अवेलेबल है, जैसे टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल है आपका, आपका जो है ग्रेड अप होते हैं, आपका जो है अड्डा 24/7 है, और आपके जो है ये सुपर मॉक्स है, आपका एसएससी ट्यूब है, मतलब एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप मॉक्स लगा सकते हैं। तो सेक्शनल मॉक्स भी अवेलेबल होते हैं सब पर, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स लगाइए, जो जो टॉपिक आप करते जा रहे हैं उनके सेक्शनल मॉक्स लगाते जाइए। आप ये मत वेट करिए कि मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में मॉक्स लगाऊंगा, नहीं, जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उसके सेक्शनल मॉक्स लगा लीजिए। लेकिन आपका जैसे ही आपका अराउंड 70 to 80% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो फिर आप क्या कीजिए, आप फुल मॉक्स पर स्विच कर सकते हैं। आपका 70 to 80% अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो आप जो है फुल मॉक्स पर स्विच कर सकते हैं। और जो आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, उनके क्वेश्चंस को आप जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ या फिर वीडियो सर्च करके उस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर क्या कीजिए, और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप क्या कीजिए, अच्छा पहले क्या, जब 70-80% सिलेबस कंप्लीट हुआ है ना, तो हफ्ते में 2 मॉक लगा लीजिए। लेकिन जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप डेली मॉक लगा सकते हैं, या फिर आप एक दिन छोड़कर भी मॉक लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर जो क्या करना है,
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सेक्शनल मॉक लगाएं या फिर आप जो है ये वाले मॉक्स लगाएं जो आपके कंप्लीट मॉक्स होते हैं। इनकी एक आपको नोटबुक प्रिपेयर करके रखनी है, जो डाउट बुक होती है आपकी, जो एरर बुक होती है आपकी, उसमें क्या है जो भी क्वेश्चन आप गलत करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, जो आप सॉल्व नहीं कर पाए मॉक्स में, उन क्वेश्चन को कंपाइल करके रखना है। और हमेशा वीकेंड पे कोशिश करनी है कि हर वीक आप इन बुक को रिवाइज कर पाएं, इस नोटबुक को रिवाइज कर पाएं जो आपकी एरर बुक है, जो डाउट बुक है आपकी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा है, मेक वन कॉपी फॉर डाउट क्वेश्चंस एंड रिवाइज इट एवरी वीकेंड, और यू कैन बुक मार्क डाउट और अनसॉल्व क्वेश्चन। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरा, मुझे क्वेश्चन लिखने फिर सॉल्यूशन लिखने, तो हर प्लेटफॉर्म पर बुक मार्क का भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया आप बुक मार्क कीजिए, वो आपका बुक मार्क वाले सेक्शन में सेव हो जाएगा। और फिर हर वीकेंड पे या फिर आप जब भी आपको टाइम मिले, आप उन पूरे बुक मार्क के क्वेश्चंस को जाइए, रेफर कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ पर अटका था, अब मेरे क्लियर है कॉन्सेप्ट या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब क्या होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका, फोकस मोर ऑन रेलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है ना कि मार्केट में ना बहुत तरीके के टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत टेस्ट प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो एग्जाम जैसे ही क्वेश्चन पूछे आपको उसी पर फोकस करना है। इसी की वजह से ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करना जरूरी है, जिससे कि आप जब मॉक लगाएं तो आपके पास क्लैरिटी रहे कि हाँ कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है ना, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे ना, सीधे मॉक्स पर आएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रिलेवेंट भी है कि इररिलेवेंट है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से हमेशा रिलेवेंट मॉक्स लगाने हैं आपको। चलिए, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि बुक बनानी है, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो भी हमको नहीं आते वो लिखने हैं, और अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है इस चीज़ में, तो आप क्या बुक मार्क भी कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मॉक के प्लेटफॉर्म्स है जो मैंने पर्सनली जिनके मॉक्स लगाए हैं, तो मैं उसको सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि जो मुझे लगा कि काफ़ी स्टिमुलेट करते हैं, जो सिमुलेट करते हैं जो हमारे एग्जाम में उनसे काफ़ी हूबहू हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी उसी तरीके के एग्जाम उनका पेपर रहता है जैसे कि एग्जाम में आता है, एसएससी पूछता है। तो जैसे अगर मैं टेक्स्ट बुक की बात करता हूँ, तो टेक्स्ट बुक में क्या है कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा है। इनका एक्चुअली होता क्या है कि ये लोग ना ईयरली पास रहता है इनका, या 6 मंथ का पास रहता है। तो आप अगर वो पास ले लेते हैं तो आप जो है 1 ईयर के लिए या फिर और बहुत सारे एग्जाम्स के एग्जाम वो दे सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, मॉक दे सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक काफ़ी पॉपुलर है, तो इसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको, तो इसकी वजह से भी आपको ये लेना चाहिए, लगाना चाहिए इसके मॉक। और इसका जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, या फिर कई बार थोड़ा कैलकुलेटिव भी बना देते हैं ये लोग ज़्यादा। तो और लेकिन आजकल चांसेस भी हैं, टीसीएस का पैटर्न चल रहा है, तो कैलकुलेटिव होने के चांसेस भी है एग्जाम के। तो ये मुझे लगता है कि फिर भी ठीक है, आप इसके टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके जो ईयरली पासेस वगैरह वो अवेलेबल है। और अच्छा, तो सेकंड प्लेटफॉर्म क्या आता है, ये जो है क्या है, टेक्स्ट बुक जो लाइव मॉक्स कराता है ना, वो मुश्किल से मेरे मेंस का जो एसएससी सीजीएल मेंस के मॉक था, उन्होंने 3 या 4 ही मॉक लाइव कराए थे। तो इनके जो लाइव मॉक्स है ना वो बहुत कम रहते हैं, यहाँ पर केवल जो पेड मॉक्स होते हैं ना वही रहते हैं, और उन्हीं की प्रैक्टिस के लिए आप मेनली इसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, फिर आपका आता है एसएससी ट्यूब। एसएससी ट्यूब क्या है, काफ़ी पुराना प्लेयर है एसएससी के फील्ड में, और इनकी खास बात ये है कि ये लाइव मॉक्स कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं, और ये हर वीकेंड पे कराते हैं। जैसे हर वीक आपको जो है एक लाइव मॉक देने को मिल जाएगा एसएससी का। अगर प्री का एग्जाम आ रहा है तो प्री के लाइव मॉक चल रहे होंगे, और अगर मेंस का एग्जाम आ रहा है तो मेंस के लाइव मॉक चल रहे होंगे। मेंस में इंग्लिश और मैथ दोनों के मॉक कराते हैं ये, और अराउंड 10,000 12,000 तक बच्चे भी अपेयर कर जाते हैं इनके मॉक्स में। ठीक है, तो आपको एक अच्छा क्राउड मिलता है, तो आपको क्या पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। ठीक है ना, तो इनकी जो पेड पेड टेस्ट सीरीज होती है वो भी आती है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके भी जो मॉक्स हैं वो रेलेवेंट रहते हैं, और थोड़ा सा टफर साइड रहते हैं, थोड़ा सा जैसे अगर 20 है एसएससी का एग्जाम तो वो 21 कर देते हैं, लेकिन वो ठीक है, इतना तो आपको प्रिपेयर भी होना चाहिए एक लेवल ऊपर। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है फॉर मॉक्स एज फार एज मॉक्स आर कंसर्न। ठीक है, फिर क्या है, अभी जो रिसेंटली जो मतलब अपना प्लेस बना रहा है मॉक के मार्केट में, वो सुपर मॉक्स है। और ये जो है इन्होंने क्या है, इन्होंने जो है लेटेस्ट जो जैसे 19 का जो एग्जाम हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने, काफ़ी स्टूडेंट ने सुपर मॉक्स को भी लगाया था, और जो फीडबैक है वो काफ़ी अच्छा है, मैंने भी इसका देखा है। और इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी रिलेवेंट होते हैं, और ये काफ़ी इनपुट देते हैं क्वेश्चंस पर, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन बना सके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और नए नए क्वेश्चन हो। ठीक है, तो ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी अच्छा हुआ है। और इनका जो अभी रिसेंटली मैं देख रहा था तो 700 मॉक्स हैं, और 300 अराउंड इनका पैक था वो, जिसमें इतने मॉक्स दे रहे थे। इसके अलावा कुछ मॉक्स और भी हैं, जैसे आपको मैंने बताया था 24/7 अड्डा भी है आपका, एक ग्रेड अप भी है, तो और भी बहुत सारे मॉक्स हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। लेकिन ये मेरे पर्सनल, मैंने इनको एक्सपीरियंस किया है, इसकी वजह से मैंने ये जो है यहाँ पे शेयर किए हैं कि आप इनको तो लगा ही सकते हैं, मेरी तरफ से मैं सजेस्ट कर सकता हूँ इन मॉक्स को।
बाकियों को आप जो है खुद ट्राई करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप जो मेरे एफर्ट्स हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और आप जो है अपने प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए। हैव पेशेंस, परसिवियरेंस एंड पेशेंस, पैशन बना के रखिए, बिल्कुल जुनून के साथ, अच्छी पॉजिटिविटी के साथ प्रिपरेशन कीजिए। परसिवियरेंस, आप जो है जो भी आपकी उसमें स्ट्रगल्स आए, आपके ऑब्स्टिकल्स आए, उनको जो है पार करते जाइए, हारिए मत, लगातार चलते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और पेशेंस, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगता है, एसएससी एग्ज़ाम से लेके फाइनल ज्वाइनिंग देने तक 3 to 4 years लगा लेती है, और ये जब है जब आप फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा, इसकी इसलिए आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन तीनों चीज़ों को, पेशेंस भी बनाए रखिए, परसिवियरेंस भी रखिए अपने अंदर, और पेशेंस को भी बनाए रखिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता हूँ, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं किस तरीके से वैल्यू एडिशन करूँ आपकी प्रिपरेशन में। और मैंने अपने चैनल पर जो है कुछ कंटेंट भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं, वो भी आपकी प्रिपरेशन में ऐड करेगा, अगर आप एसएससी की या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वीडियो में यहीं तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।